देश काल और परिस्थिति के अनुरूप समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरक्षपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व जब ये देश पराधीन था तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं न कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने। गोरक्षपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था, तो कैसे गोरक्षपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी। लगातार उस कालखंड में भी गोरक्षपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर के अलग जगाने का कार्य कर रही थी। और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरक्षपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा कि हमें देश कालोचित समाज के अनुकूल, युग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम सबके सामने है, ये सब इन पूर्व आचार्यों की ही कृपा, उनके सामर्थ्य, उनकी साधना और उनकी सिद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के चलने वाले विभिन्न प्रकल्प हो, या फिर साप्ताहिक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश और समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर गोष्ठी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना। एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने, हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और यही भाव गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है।
एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत के लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़कर के स्वयं अर्जित की हैं। उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था। लगभग 300 से ज्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे और मुझे ज्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले। कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है। गलती उनकी नहीं। जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं न कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है और फिर एक समय वही बीमारी बन करके इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हर एक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी। आज बीमारी नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रयास अलग से किए गए हों, नहीं, पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, जनता को स्वच्छता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, थोड़ा भी प्रयास हुआ। शासन प्रशासन उस अभियान के साथ जुड़ा और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। परिणाम है कि जहां 1200-1500 मौतें जिस पूरे सीजन भर में होती थी, आज उस मौत को हम लगभग 0 तक पहुंचाने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 मासूम बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक आखिर मासूम बच्चे इसी समाज की धरोहर थी। क्या गलती की थी उन लोगों ने? लेकिन अव्यवस्था के शिकार हुए थे वे सब। शासन के पास फंड था, लेकिन उसका उचित नियोजन होना है। समाज को जानकारी नहीं थी कि जो बीमारी हो रही है, ये बीमारी का कारण क्या है।
गंदगी उसका कारण है। रहन सहन में थोड़ा बदलाव कर लें और हम स्वच्छता की तरफ अग्रसर हो जाएं, तो हो सकता है उन सब बच्चों को भी उस समय बचाया जा सकता था। लेकिन उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाए। और एक वक्त है, ये समय है आज की, कि जो कुछ भी भारतीय है इसका शोधन नए परिप्रेक्ष्य में, नए प्रयास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस दिशा में सभी लोग मिलकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह हर एक क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाएगा। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की इस यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की इस यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा दें, व्यापारिक संगठनों के लोग व्यवस्थित तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग शिक्षा के उस क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खोल लें, प्रशासन से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग समाज सेवी एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो? ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें। और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें।
वो किसी भी प्रकार की भाव का बोध हो सकता है जो हमें पराधीनता की ओर अग्रसर करता हो, उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। और यही कारण रहा। वेदांती जी तो जब मंच पे चलते हैं तो उनकी दिशा, अगर उनको उत्तर चलना है तो दक्षिण की तरफ जरूर जाएंगे। और चलते चलते अचानक मुड़ जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा, महंत वैद्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व को भी स्वीकारा था। गोरक्षपीठ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने वाले इस अभियान को भी उन्होंने एक अपना हिस्सा बनाया था। आश्रम की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, गोरक्षा का कार्य भी होना चाहिए, संस्कृत अध्ययन का कार्यक्रम भी चलना चाहिए, स्वच्छता का मानक कैसे हो सकता है। गोरक्षपीठ में स्वच्छता के उस मानक को आपने आज से नहीं, पहले से ही आप देखते रहे होंगे। ये सभी मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर विगत एक सप्ताह से आप गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैं सबसे पहले पूज्य संतों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरक्षपीठ की संस्थाओं को और गोरखपुर की जनमानस को प्राप्त होता है। मैं इसके लिए उन सब के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को जो इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे और भी रोचक बनाते हैं, उन सभी पदाधिकारियों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, गोरखपुर की विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठन हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके छात्र छात्राओं को अनेक रोचक प्रसंगों पर जानकारी लेने का एक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जिन मुद्दों पर यहां चर्चा होती है, अगर थोड़ा भी हमारे छात्र छात्राएं उन सबको, उन विषयों को नोट कर लें तो उनको किसी भी कंपटीशन में पार लगाने में ये सभी विषय जो होते हैं, जो मुद्दे यहां पर होते हैं, संगोष्ठी के मुद्दे होते हैं, उनके एक सामान्य ज्ञान के लिए ये बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रयास किया जाता है कि अलग अलग गोष्ठी के आयोजन के साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ें, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ें। देश और समाज से मुंह मोड़ करके हमारी शैक्षणिक संस्थाएं कभी अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकती। उनके साथ उन्हें जूझना पड़ेगा, उनके अनुरूप अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। और उसी अभियान का हिस्सा एक कार्यक्रम बना हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को, जो युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की साधना और सिद्धि की एक थाती है, उसको आगे बढ़ाना, उसको यशस्वी बनाने की दिशा में हम सब की सामूहिक तपस्या उसके साथ जुड़नी चाहिए। और क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में, उसको भी हमें इसके साथ जोड़ने का प्रयास करना ही होगा। आज के इस अवसर पर आप एक सप्ताह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम अपने पूज्य आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व से, जो हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उनके लिए इन पूज्य संतों का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हमेशा प्रेरणादायी बना रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए
उनके चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ और सभी संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।